जरा सोचिए, कोई वोट डालने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर जाता है, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता है। और उसे बताया जाता है कि लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। बिल्कुल, यही होता है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब इस एक छोटी सी घटना को 91 लाख से गुणा कर दीजिए। 91 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जी हाँ, 91 लाख वोटर। पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का दिन आने से पहले ही, मतलब एक छोटे देश के बराबर की आबादी वोटर लिस्ट से पूरी तरह गायब हो चुकी है। सही कहा। और ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा चुनावी भूचाल है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को ही हिलाकर रख दिया है। देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो लोग इस चुनाव को पिछले चुनावों के चश्मे से देख रहे हैं ना, उन्हें अपनी सोच पूरी तरह बदलनी होगी। गठबंधनों का टूटना, नए चेहरों का मैदान में उतरना और एक ऐसी राजनीतिक बिसात जहां हर पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये सब इस बार बिल्कुल अलग स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के हर एक पहलू को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो भी रिसर्च है, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। हम बात करेंगे उस अजीबोगरीब टाइमलाइन की जिसने सबको चौंका दिया है। हम समझेंगे कि पार्टियां अपनी गोटियां कैसे सेट कर रही हैं, और सबसे जरूरी बात, वे कौन से जमीनी मुद्दे हैं जो इस बार हार जीत तय करेंगे। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन मुझे जो सबसे अजीब लगा वो है इस चुनाव की स्पीड मतलब टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ, 2021 में हमने देखा था कि बंगाल का चुनाव पूरे 8 लंबे चरणों में हुआ था। महीनों तक रैलियां चली थीं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सब कुछ बस 2 चरणों में समेट दिया है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। और नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। इतनी हड़बड़ी क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ऐसे हड़बड़ी कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही कड़क और सोची समझी रणनीतिक टाइमलाइन है। अच्छा। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को घोषणा की। अब जो छात्र या रिसर्चर इस चुनाव की क्रोनोलॉजी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत दिलचस्प है कि पूरी प्रक्रिया कितनी तेजी से हो रही है। मतलब नोटिफिकेशन और नॉमिनेशन वाला हिस्सा। बिल्कुल। मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल की शुरुआत में ही नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन और स्क्रूटनी का सारा काम खत्म हो जाएगा। और फिर पहला चरण सीधे 23 अप्रैल को है, जिसमें 152 सीटों पर वोटिंग है, राइट? जी, 152 सीटें, और ये मुख्य रूप से उत्तर बंगाल और पश्चिमी जिलों का इलाका है। और जो दूसरा चरण है 29 अप्रैल को, उसमें बाकी बची 142 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसमें मध्य बंगाल, दक्षिणी बंगाल और कलकत्ता का वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका शामिल है। तो 8 चरणों से सीधे 2 चरणों पर आना, ये क्या दर्शाता है? ये साफ दिखाता है कि सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक मशीनरी को इस बार बेहद केंद्रित रखा गया है। समझ गया। ये तो हुई प्रशासनिक बात, लेकिन एक आंकड़ा है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वही वोटरों का गणित। वो 91 लाख वाला मुद्दा। हाँ, मतलब शुरुआत में बताया गया कि बंगाल में करीब 7.04 करोड़ वोटर हैं, जिनमें लगभग 3.6 करोड़ पुरुष, 3.4 करोड़ महिलाएं और कुछ हजार थर्ड जेंडर मतदाता थे। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि 91 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम ही काट दिए गए हैं। कुल मतदाता करीब 12% गिरकर 6.75 करोड़ रह गए। मुझे एक बात समझाइए जी, ये होता कैसे है? मतलब क्या कोई सरकारी अधिकारी घर घर जाकर चेक करता और कहता है कि अरे तुम तो यहां नहीं रहते, चलो तुम्हारा नाम काट देते हैं? ये इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने की प्रोसेस असल में काम कैसे करती है? मैं समझ सकती हूँ। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे मुख्य रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और न्यायिक जांच की एक लंबी प्रक्रिया होती है। SIR ये कैसे काम करता है? होता यह है कि चुनाव आयोग का जो सॉफ्टवेयर है, वो जनसांख्यिकीय समानताओं को यानी डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज को पकड़ता है। अच्छा, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग-अलग पोलिंग बूथ की लिस्ट में है, या फिर एक ही तस्वीर कई वोटर ID कार्ड्स पर इस्तेमाल हुई है। समझ गया।
इसके अलावा जो लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स और म्युनिसिपल डेटा को वोटर लिस्ट से सिंक किया जाता है। तो ये सारा काम पहले सॉफ्टवेयर करता है। जी। फिर बूथ लेवल अधिकारी इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और अंत में न्यायिक अधिकारी इन विसंगतियों पर अपनी मुहर लगाते हैं और तब जाकर नाम हटाए जाते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से तो ये बात समझ में आती है कि डुप्लीकेट या मृत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन 91 लाख ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत ही बड़ा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये कटौतियां पूरे राज्य में एक समान रूप से हुई हैं या किसी खास इलाके में इसका असर ज्यादा है? क्योंकि अगर किसी एक इलाके से इतने नाम कटेंगे तो वहां का तो पूरा राजनीतिक समीकरण ही तलट जाएगा ना। और यहीं पर पूरी राजनीति गरमाई हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कटौतियां पूरे राज्य में समान रूप से बिल्कुल नहीं हुई हैं। जिन 27 लाख से ज्यादा नामों को सीधे तौर पर न्यायिक अधिकारियों ने जांच के बाद हटाया है, उनमें से 53% से ज्यादा कटौतियां केवल 5 जिलों में केंद्रित हैं। अरे बाप रे, केवल 5 जिलों में 53%? ये तो हैरान करने वाला है। वो कौन से जिले हैं? मैं बताती हूँ। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख नाम काटे गए हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख, मालदा में करीब 2,39,000, दक्षिण 24 परगना में 2,22,000 और पूर्व बर्धमान में 2,09,000 नाम हटे हैं। और इन जिलों की खासियत क्या है राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा मतलब है। इन जिलों को पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यक बहुल और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। ओह, तो मतलब टीएमसी के गढ़ से ही नाम गायब हुए हैं? बिल्कुल। जब आपके सबसे मजबूत किले से ही लाखों वोटर अचानक गायब हो जाएं, तो घबराहट होना तो स्वाभाविक है। तो क्या ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जिनके नाम कटे हैं वे अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन चुनाव तो सिर पर है। वही तो जमीनी हकीकत ये है कि इस 2026 के चुनाव में तो वे वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि खेल शुरू होने से पहले ही मैदान के नियम और खिलाड़ी दोनों बदल चुके हैं। बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जब वोटर लिस्ट में इतना बड़ा फेरबदल हो गया है तो लाजमी है कि पार्टियां अपनी रणनीतियों में भी बदलाव करेंगे। बिल्कुल। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार किसने कितनी फुर्ती दिखाई? इस बदले हुए माहौल में टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले। 15 से 17 मार्च के बीच ही उन्होंने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दी? हाँ, ये दिखाता है कि वे अपनी जमीनी रणनीति को लेकर कितने स्पष्ट थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने थोड़ा इंतजार किया। उन्होंने 16 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कई किश्तों में अपनी सूचियां जारी की। और कांग्रेस? कांग्रेस ने इस बार सबसे बड़ा उलटफेर किया है और उन्होंने सबसे आखिर में 29 मार्च और 1 अप्रैल को अपने उम्मीदवार घोषित किए। जब हम उम्मीदवारों और गठबंधनों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे इस बार की राजनीतिक बिसात बड़ी दिलचस्प लग रही है। वो कैसे? देखिए, टीएमसी अपने एआईटीसी गठबंधन के साथ 291 सीटों पर लड़ रही है और उन्होंने पहाड़ की 3 सीटें भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। उधर बीजेपी भी लगभग हर जगह अकेली है, 293 सीटों पर खुद लड़ रही है और 1 सीट पर किसी निर्दलीय का समर्थन कर रही है। सही कहा। लेकिन जो सबसे ज्यादा पेचीदा है वो है लेफ्ट का गठबंधन। इसमें इतनी सारी पार्टियां हैं कि लिए मुझे किसी विशाल कॉर्पोरेट मर्जर की तरह लगता है। कॉर्पोरेट मर्जर? ये उपमा काफी रोचक है। मतलब जैसे कोई एक बड़ी पेरेंट कंपनी हो और उसके नीचे दर्जनों छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनियां काम कर रही हों। मैं आपकी इस कॉर्पोरेट मर्जर वाली बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बिल्कुल सटीक बैठती है। इस अम्ब्रेला गठबंधन में मुख्य लेफ्ट पार्टियां तो हैं ही, जैसे सीपीआईएम करीब 195 से 197 सीटों पर, फॉरवर्ड ब्लॉक 23 पर, सीपीआई और आरएसपी 16-16 सीटों पर। लेकिन असली खेल उनकी सब्सिडरीज यानी सहयोगी दलों का है। जैसे कि आईएसएफ? बिल्कुल। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ 30-31 सीटों पर लड़ रही है और एसडीपीआई, सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी, पूछिए। इस तरह के मर्जर का जमीनी फायदा क्या होता है? मतलब इतने सारे झंडे और इतने सारे चुनाव चिन्ह, क्या ये सब आम वोटर को कंफ्यूज नहीं करते? देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन इसका रणनीतिक फायदा बहुत बड़ा है। एक पेरेंट कंपनी के तौर पर सीपीआईएम पूरे राज्य में अपना ब्रांड और अपना नैरेटिव सेट करती है। लेकिन वो ये भी जानती है कि हर इलाके का मार्केट अलग है।
अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण के लिए दक्षिण बंगाल की भानगढ़ सीट को लीजिए। 2021 में वहां से आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी ने टीएमसी के उम्मीदवार को भारी मतों से हराया था। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। तो लेफ्ट ने क्या किया? उन्होंने भानगढ़ जैसी सीटों की फ्रैंचाइजी सीधे आईएसएफ को दे दी, क्योंकि आईएसएफ वहां के स्थानीय समीकरणों, जातिगत और धार्मिक भावनाओं को कहीं बेहतर समझती है। ओह, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। जी, यह गठबंधन उन्हें हर जिले में वहां की सबसे मजबूत स्थानीय पार्टी को आगे करने की आजादी देता है। ये तो हुई लेफ्ट की बात, लेकिन इस मर्जर से एक बहुत बड़ा पार्टनर गायब है। कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस। एक दशक से ज्यादा समय तक लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस गोइंग सोलो के मोड में है। वे सभी 284 से ज्यादा सीटों पर अकेले ताल ठोक रहे हैं। मुझे सच में ये फैसला बहुत हैरान करने वाला लगा। आखिर ऐन चुनाव से पहले उन्होंने ये गठबंधन क्यों तोड़ा? इसके पीछे सीधा सा गणित है, अपने पुराने गढ़ को वापस पाना। कांग्रेस का पूरा फोकस मालदा और मुर्शिदाबाद पर है, जहां से अधीर रंजन चौधरी आते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी बैरमपुर से राज्य की राजनीति में वापस लौट आए हैं। कांग्रेस को लगा कि लेफ्ट के साथ रहने से उनका अपना जो कोर वोटर है वो छिटक रहा है। अच्छा, तो उन्होंने अलग होने का रिस्क लिया? हाँ, लेकिन उनके इस अकेले चलने के फैसले ने 2026 के चुनाव को पूरी तरह से एक चौतरफा मुकाबले यानी मल्टी कॉर्नर फाइट में बदल दिया है। और इस चौतरफा मुकाबले में आग में घी डालने का काम कर रहा है AIMIM और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AJUP का नया गठबंधन। बिल्कुल, ये एक नया फैक्टर है। हमारे स्रोतों के मुताबिक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में AJUP 182 सीटों पर और ओवैसी की पार्टी AIMIM 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। अब देखिए, जब इतने सारे लोग एक ही वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक वोटों को निशाना बनाएंगे तो जाहिर है कि वोट कटेगा, और जहां कांटे की टक्कर है वहां तो ये छोटे दल ही पूरा नतीजा तय कर देंगे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जब मैदान में इतनी सारी पार्टियां आ जाती हैं ना, तो वोटर को अपने पाले में खींचने के लिए सबसे जरूरी हो जाते हैं मुद्दे और वादे। सही कहा। तो चलिए अब आते हैं इस चुनाव के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मुद्दों की लड़ाई। मैंने दोनों मुख्य पार्टियों के दस्तावेज गहराई से पढ़े हैं, और सच कहूं तो ये मुझे किसी कोर्टरूम ड्रामा जैसा लग रहा है। कोर्टरूम ड्रामा? वो कैसे? देखिए, एक तरफ बीजेपी खड़ी है जिसके हाथ में एक चार्जशीट है। वे पिछले 15 सालों के शासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी है जिसके हाथ में एक घोषणा पत्र है और वे अगले 10 सालों के सुनहरे भविष्य का मॉडल बेच रहे हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। अगर हम इन दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि ये चुनाव सिर्फ सड़क, पानी, बिजली या रोजगार का नहीं रह गया है। तो फिर असल मुद्दा क्या है? ये नागरिकता के डर बनाम पहचान की राजनीति का एक बहुत ही गहरा सामाजिक आर्थिक टकराव बन गया है। तो चलिए पहले बीजेपी की चार्जशीट को डिकोड करते हैं। बताइए। स्रोतों के अनुसार बीजेपी सीधे तौर पर 15 साल की सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी पर खेल रही है। उनके आरोपों में सबसे ऊपर है भ्रष्टाचार, जैसे राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, मनरेगा जॉब कार्ड का मसला और मवेशी तस्करी। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उनके अभियान के केंद्र में हैं। लेकिन वे सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं हैं। उनका दावा है कि राज्य में एक सोची समझी साजिश के तहत आबादी का ढांचा यानी डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है और घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और यहीं पे वो 91 लाख वोटर कटने वाली बात वापस आती है। हाँ, जब हम 91 लाख वोटर कटने की बात करते हैं तो बीजेपी का यह नैरेटिव और भी तेज हो जाता है। इसके अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली की घटनाओं का हवाला देते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वे सीधे राज्य सरकार को घेर रहे हैं। और इन आरोपों के जवाब में टीएमसी ने जो रणनीति अपनाई है, मैं कहूंगी वो भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने क्या किया? वे बचाव की मुद्रा में आने के बजाय एक बेहद आक्रामक और विशाल आर्थिक विजन पेश कर रहे हैं। टीएमसी के घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु है बंगाल को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। तीसरी सबसे बड़ी? हाँ, उनका दावा है कि वे अगले 5 वर्षों में 40 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी खड़ी करेंगे। बाप रे! इतना ही नहीं, वे 7 नए जिले बनाने और हावड़ा, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी जैसे 25 मॉडल शहर विकसित करने की बात कर रहे हैं ताकि बंगाल पूर्वी भारत के व्यापार का गेटवे बन सके। थोड़ा रुकिए,
40 लाख करोड़ की इकोनॉमी और 25 नए मॉडल शहर। हाँ, ये उनके वादे हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ तो टीएमसी खुद लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके करीब 2 लाख करोड़ रुपए रोक रखे हैं। बिल्कुल, मनरेगा और स्कूलों का पैसा। हाँ, तो जब आपके पास वर्तमान योजनाएं चलाने के लिए ही फंड्स को लेकर इतना टकराव है, तो 40 लाख करोड़ की इकोनॉमी का ये वादा क्या थोड़ा हवा-हवाई नहीं लगता? मतलब ये पैसा आएगा कहाँ से? और सच कहूं तो ये सवाल हर अर्थशास्त्री पूछ रहा है। लेकिन राजनीतिक संवाद, घोषणा पत्र अक्सर बैलेंस शीट नहीं होते। तो वो क्या होता है? वो एक सपना होते हैं। टीएमसी का ये वादा दरअसल उनके बंगाली पहचान बनाम बाहरी के नैरेटिव का ही एक हिस्सा है। अच्छा, मतलब एक मैसेजिंग है। बिल्कुल, वे ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर केंद्र हमारा पैसा न रोके तो हम बंगाल को इतना आगे ले जा सकते हैं। ये मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। मनोवैज्ञानिक लड़ाई तो है, लेकिन खाली पेट केवल सपनों से तो नहीं भरता ना। बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए टीएमसी ने बड़े बड़े मॉडल शहरों के साथ साथ सीधे जेब में पैसा डालने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी बहुत बड़ा दांव खेला है। हाँ, कैश ट्रांसफर्स। जैसे लक्ष्मीर भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी का वादा, बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी के तहत हर महीने 1500 रुपए देना और पुरानी पेंशन का वादा। और यहीं से हम इस चुनाव के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। वो क्या? देखिए, एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार और नागरिकता का नैरेटिव है, सीए और एनआरसी के संदर्भ में, और दूसरी तरफ टीएमसी का रुके हुए फंड और क्षेत्रीय अस्मिता का नैरेटिव है। लेकिन इन दोनों नैरेटिव्स के बीच असली साइलेंट किंग मेकर कोई और ही है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बार बार एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, महिला मतदाता। जी। पिछले एक दशक में बंगाल में महिलाओं ने बार बार ये साबित किया है कि वे किसी भी चुनाव की हवा का रुख मोड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, बताइए। क्या लक्ष्मीर भंडार में मिलने वाले 500 या 1000 रुपए सच में किसी का वोट बदल सकते हैं? हाँ। मतलब क्या महिलाएं महज इस नकद योजना के आधार पर वोट करती हैं? देखिए, इसे महज नकद योजना कहना शायद इसकी अहमियत को बहुत कम करना होगा। अच्छा, हाँ। तो इसे कैसे देखना चाहिए? आपको इसे एक पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में समझना होगा। जब एक ग्रामीण महिला के बैंक खाते में सीधे हर महीने कुछ 100 रुपए आते हैं ना, तो ये सिर्फ पैसा नहीं होता, ये उसकी आर्थिक आजादी होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। समझ रहा हूँ। उसे छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने पति या बेटों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। और यही कारण है कि महिला मतदाता अब किसी जाति या धर्म के खांचे में आसानी से फिट नहीं होती। आर्थिक आजादी की बात तो ठीक है, लेकिन आजादी तब मायने रखती है जब इंसान सुरक्षित हो। बिल्कुल। आरजी कर और संदेश खाली की घटनाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर जो डर और गुस्सा पैदा किया है, उसे तो हम दरकिनार नहीं कर सकते ना। क्या ये गुस्सा उस आर्थिक लाभ पर भारी पड़ेगा? मैं कहूंगी कि यही इस 2026 के चुनाव का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक तरफ आर्थिक लाभ है, कैश ट्रांसफर, और दूसरी तरफ शारीरिक सुरक्षा का खौफ है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि महिलाएं इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाती हैं। और पार्टियां इसे कैसे टैकल कर रही हैं? टीएमसी को भी इस गुस्से का अच्छे से अंदाजा है, इसीलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पिंक बूथ और शाइनिंग टीम्स का वादा किया है, जो रात 8 बजे से 2 बजे तक गश्त करेंगी। और बीजेपी? इसके उलट बीजेपी सीधे तौर पर अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रही है। और जब हम इन तमाम उलझे हुए धागों को समेटकर ओपिनियन पोल्स की तरफ देखते हैं, तो वो भी कोई साफ तस्वीर नहीं दिखाते। पोल्स क्या कह रहे हैं? INS मैट्रीज और CNN News 18 जैसे सर्वेक्षणों में टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत ही काटी की टक्कर बताई जा रही है। मतलब टीएमसी को करीब 43% और बीजेपी को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। बहुत ही करीब का मार्जिन है। लेकिन मैं ओपिनियन पोल्स को लेकर थोड़ा संशय में हूँ। क्यों? क्योंकि 2021 में भी तो पोल्स ने यही कहा था कि मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन जब बक्से खुले तो टीएमसी 215 सीटें लेकर उड़ गई। क्या ये पोल्स फिर से कुछ मिस कर रहे हैं? आपका ये संशय बिल्कुल जायज है। ओपिनियन पोल्स अक्सर उन साइलेंट वोटर्स के दिमाग को पढ़ने में नाकाम रहते हैं जो टीवी कैमरों और रैलियों के शोर से बहुत दूर होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में वो खामोश महिला वोटर जो शायद पोल्स में हिस्सा भी नहीं लेती, वही अंततः तय करेगी कि राज्य की सत्ता किसे मिलेगी।
वो अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी सुरक्षा और अपने बैंक खाते में आने वाले पैसों के आधार पर चुपचाप अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। तो आज के इस डीप डाइव को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव भले ही सिर्फ 2 दिनों की वोटिंग में सिमट गया हो, लेकिन इसकी परतें बहुत गहरी और जटिल हैं। एक तरफ 91 लाख कटे हुए वोटर हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रह जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का अपने पुराने साथी को छोड़कर अकेले मैदान में उतरना है, जो हर सीट का गणित बिगाड़ रहा है। और इन सबके बीच महिला वोटरों की वो खामोश फौज है जो वादों और दावों के बीच अपना हित तौल रही है। बिल्कुल। हमने आज बहुत से आंकड़ों और रणनीतियों पर बात की जी। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा, एक ऐसा सवाल जिस पर वे खुद गहराई से सोचें। बिल्कुल। क्या है वो सवाल? जब राजनीतिक दल बड़े बड़े मंचों से मॉडल शहर बनाने और 40 लाख करोड़ की इकोनॉमी खड़ी करने के शानदार सपने बेचते हैं, लेकिन उसी राज्य में वोट देने जैसे सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर लाखों लोग संघर्ष कर रहे हों, तो सवाल ये उठता है कि क्या विकास और सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव उस जमीन पर रखी जा सकती है जिसके मतदाता रजिस्टर ही गहरे सवालों के घेरे में हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सिर्फ चुनाव पर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी कार्यप्रणाली पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही कहा। उस धुंधली तस्वीर की तरह जहां फ्रेम तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर क्या है ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और गहराई में गोते लगाते रहिए।